व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं डे 5 अकाउंटेंसी में और आज हम लोग गुडविल का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, क्या गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज सब बच्चों को कमेंट्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। कमेंट सबको करना है भाई, आज तो सबको, हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है कमेंट करेगा। मेक दिस वीडियो द मोस्ट कमेंटेड वीडियो एवर ऑन माय चैनल और धमाका मचाओ, ठीक है। कमेंट सब लोग कर देंगे सर, डे 5 डन, जस्ट 16 मोर लेफ्ट। और आज एक शानदार कॉन्सेप्ट गुडविल का सीखेंगे, एग्जाम में आएगा 100%। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार जल्दी जल्दी से हेडिंग डाल दो सब बच्चे मेरे साथ साथ। गुडविल। सर गुडविल होता क्या है? तो देखो बच्चों, गुडविल एक्चुअल में हमारी रेपुटेशन होती है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचे हैं, अच्छी पब्लिक रिलेशंस बनाए हैं, तो कस्टमर हमारा रिपीट हमारी दुकान पे आता है, उसको हम गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स में आपको ना दो प्रकार की गुडविल फर्दर पार्टनरशिप में देखने को मिलेगी। सर दो प्रकार की गुडविल कैसे होती है? देखो, एक गुडविल होती है जो आपने किसी और की बाय करी है। कई बार हम चलता चलाया बिजनेस खरीद लेते हैं ना, कि भैया किसी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया, तो उसकी गुडविल का भी तो पैसा देती है वो कंपनी, है ना। तो वो गुडविल जो हमने खरीदी है उसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और ये जो परचेज्ड गुडविल होती है ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये गुडविल आपकी होती है परचेज्ड गुडविल। एक गुडविल वो होती है बच्चों जो हमारी खुद की गुडविल है, स्वयं की गुडविल। जैसे मेरी एक गुडविल है, मेरी एक रेपुटेशन है कॉमर्स के डिपार्टमेंट में, साइंस वालों में भी कुछ एक रेपुटेशन मैंने जनरेट करी है, बनाई है, लेकिन उस चीज का मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, वो मैंने खुद जनरेट करी है, मेहनत करके, एफर्ट करके, हार्डवर्क करके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सर ये सेल्फ जनरेटेड बुक्स में कहाँ आती है? ये बुक्स में कहीं नहीं आती, बुक्स में नहीं आती। सर ये बुक्स में क्यों नहीं आती? देखो बच्चों एक बात बताओ, ये मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैंने इसका पैसा तो नहीं दिया किसी को भी, पैसा नहीं दिया तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनी, ट्रांजैक्शन नहीं बनी तो बुक्स में शो कैसे होगी? बुक्स में शो ही नहीं होगी। तो सर क्या हम इसको कैलकुलेट भी नहीं करते? हम कैलकुलेट इसको करते हैं। सर इसको कब कैलकुलेट करते हैं? बच्चों इसको कैलकुलेट करा जाता है कुछ सर्टेन केसेस में, जैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, अगर दो फर्म आपस में मिलके बिजनेस कर रही हो, उसको अमेलगमेशन बोलते हैं। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमेलगमेशन। सर ये कौन सी गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं? हमारी खुद की स्वयं की गुडविल का। बुक्स में नहीं दिखाते। सर बुक्स में क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स ये बोलता है कि सर जिस चीज का पैसा नहीं दिया वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो वो बुक्स में कैसे आ जाएगी? आ ही नहीं सकती। तो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? देखो बच्चों, जब भी रेशो चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर फायदे में जाएगा, कोई ना कोई पार्टनर नुकसान में जाएगा, जबकि गुडविल सबने मिलके बराबर बनाई थी। उसी तरीके से जब एडमिशन होगा, उसी तरीके से जब रिटायरमेंट होगा, जब डेथ होगा, जब अमेलगमेशन होगा, तो फायदा नुकसान होगा। तो कभी भी पार्टनर्स का फायदा या नुकसान होता है तो गुडविल को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे एडजस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम लोग अब लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो बच्चों गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच होती है। लोग अलग अलग तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं और अपने बुक्स में शो करते हैं। टोटल कितने मेथड्स हैं सर? सबसे पहला मेथड है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे ज्यादा यही चलता है। दूसरा मेथड है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड है बेटा जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चौथा मेथड है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पांचवा मेथड है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये 5 के 5 मेथड्स हम आज सीखेंगे, हम रिवाइज करेंगे और हमारा चैप्टर गुडविल वाला पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में चीजें सीखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बता दो सर जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है बेटा कि कितने सालों तक अगर आप किसी की गुडविल बाय करना चाहते हो, सपोज मैं किसी की गुडविल खरीदना चाहता हूं, तो वो नाम वो गुडविल का फायदा मुझे कुछ सालों तक ही तो होगा, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये गुडविल बेच दी गई है। जहां लोगों को पता चल जाएगा उसके बाद शायद वो कस्टमर जो पुराने वाले के नाम से आते थे शायद अब ना आए, है ना। तो कुछ सालों तक उसका नाम काम करता है, फिर उसका नाम काम नहीं करता। तो कितने सालों तक वो नाम काम करेगा, 2 साल 3 साल 4 साल, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। और वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपकी क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना। ओके, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट होता है सिंपली पिछले 3 या 4 साल या 5 साल जो भी क्वेश्चन बोलेगा उतना एवरेज निकालना। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक फर्म पहले साल कमा रही थी 80,000, फिर 90,000, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 1,20,000। जब हम एवरेज करेंगे तो 1 लाख एवरेज आ जाएगा 5 साल का। ठीक है, जब एवरेज 1 लाख आ गया तो हम बोलेंगे भैया पिछले 5 सालों में 1 लाख कमा रहे हैं ना, तो अभी एवरेज बेसिस पे आप 1 लाख कमाओगे और 3 साल तक कमाओगे तो गुडविल हो गया 3 लाख रुपए, तो मैं उसको 3 लाख रुपए गुडविल के पे करूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट होता है बच्चों सम ऑफ प्रॉफिट्स, ये ध्यान रखना बेटा, आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सर आफ्टर एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है? कुछ एडजस्टमेंट्स होती है इसमें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 3 साल का कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 3, 4 साल का कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4, 5 साल का कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? द सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, 8 9 10 एडजस्टमेंट्स हैं जो बड़े ध्यान से आपको करनी है। सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस। अगर किसी साल में बेटा कोई एबनॉर्मल लॉस आया है, एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब होता है सर? किसी साल में कोई आग लग गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई चोरी हो गई, कोई एबनॉर्मल चीज है जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती। तो अगर एबनॉर्मल है तो उसने बिना बात से प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, प्रॉफिट कम कर दिया तो गुडविल भी कम आएगा। तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये एबनॉर्मल चीज थी यार, कोई नॉर्मल थोड़ी ना मेरा प्रॉफिट वैसे ही कम हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से ऐड कर देते हैं। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो याद रखना आपको वो ऐड बैक करना है। ऐसे ही बच्चों अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, कोई लॉटरी निकल गई, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कोई इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये सब एबनॉर्मल है, ये नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन होता है तो वो प्रॉफिट को बिना बात बढ़ा देता है, क्योंकि वो जनरली मेरे बिजनेस से होने वाली इनकम्स नहीं है, वो एबनॉर्मल है, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरा गुडविल भी बढ़ के आएगा, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाएगा, तो गलत है। इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं, लेस लिख लो, हम इसको प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं बच्चों। ठीक है सर। उसके बाद क्या आता है सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। उसके बाद नंबर 3 आता है हमारे पास, कई बार ऐसा हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, जैसे रिपेयर है, जैसे कोई नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है, कुछ भी इस तरीके का खर्चा, वो गलती से कैपिटल में लिख दिया गया। कैपिटल का मतलब है एसेट में लिख दिया गया, आपने खर्चे को गलती से एसेट बना दिया।
अब बच्चों अगर आपने खर्चे को गलती से एसेट बना दिया, था आपका खर्चा तो P&L में लिखना चाहिए था, प्रॉफिट को कम करना चाहिए था, आपने खर्चे में नहीं लिखा, गलती से एसेट में लिख दिया। अगर खर्चे में नहीं लिखा तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ ना, गलती हो गई। जब आप उसको ठीक करोगे तो क्या करोगे आप उस सिनेरियो में, खर्चे में लिखोगे, खर्चे में लिखोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना बेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर प्रॉफिट को कम नहीं कर रहा है, क्योंकि था तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने लिखा नहीं तो प्रॉफिट बढ़ के आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको लेस करना, सबसे पहले उसको क्या करना है, लेस कर देना है। अब उसको आपने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा है तो आपने उसको एसेट माना है, एसेट माना है तो उस पर आपने डेप लगाया होगा। अब डेप लगाया तो वो एसेट था ही नहीं, तो भैया डेप कैसा, तो आपको क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेप्रीसिएशन है उसको ऐड कर देना है। ध्यान रखना ये एक साथ चलते हैं। अगर आपने सपोज ऐसा लिखा हुआ है, वेजेस डेबिटेड टू बिल्डिंग, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा वेजेस एक खर्चा था, लिखना था खर्चे में, वो हमने नहीं लिखा, हमने गलती से बिल्डिंग में लिख दिया, यानी हमने एसेट में लिख दिया। तो खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो ठीक करने के लिए क्या करो, कम करो, एक तो कम करेंगे। दूसरा बिल्डिंग में लिखा तो आपने बिल्डिंग पे डेप लगाया होगा, अब एक्चुअल में तो वो बिल्डिंग है ही नहीं, तो डेप गलत लगाया, इसलिए उसको लेस कर दो। तो ये चीजें एक साथ चलती रहती हैं, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने का मतलब डेप्रिसिएशन हटा दो, हटाने का मतलब वापस से ऐड बैक कर दो। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेस होगा तो ये ऐड होगा। अब देखो इसका रिवर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका रिवर्स और फिर इसका डेप्रिसिएशन, ये एक साथ चलेंगे बेटा हमेशा, 3 और 4, 5 और 6, ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू का क्या मतलब है, बैलेंस शीट वाली आइटम गलती से खर्चे में लिख दी, बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस, बिल्डिंग को गलती से वेजेस में लिख दिया। अब अगर बिल्डिंग को गलती से वेजेस में लिख दिया तो यहां पे क्या हुआ है, लिखनी थी बिल्डिंग, गलती से वेजेस में लिख दिया, खर्चा बढ़ा दिया बिना बात, खर्चा था नहीं वो बिल्डिंग थी, लेकिन खर्चे में लिख दिया, तो प्रॉफिट बिना बात कम हो गया होगा, तो उसको ऐड करो, सबसे पहले उसको ऐड करो, ठीक है। अब थी बिल्डिंग, जब आपने ऐड करा, खर्चे से हटाया, तो बिल्डिंग में लिखा होगा तो डेप लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो प्रॉफिट को कम करेगा, इसको कर दो लेस। देखो अब यहाँ पे ऐड हुआ तो डेप लेस हुआ, ये हमेशा साथ में चलेंगे बच्चों। ऊपर एडजस्टमेंट लेस हुआ था तो डेप्रिसिएशन ऐड हुआ था, ओके। उसके बाद क्या होता है सर, ठीक है, नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है बच्चों ज्यादा लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा लिखा है तो याद रख लेना प्रॉफिट बढ़ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा सीधा रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ गया है, तो ठीक करने के लिए लेस करोगे। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है इसका मतलब प्रॉफिट कम लिखा गया है, तो ठीक करने के लिए वापस से ऐड बैक करोगे। ये एडजस्टमेंट सारी की सारी याद होनी चाहिए बच्चों, आपको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। नंबर 10, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ उल्टा रिश्ता होता है, क्लोजिंग स्टॉक का सीधा होता है, बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए कम कर दो, कम है तो प्रॉफिट भी कम है, ठीक करने के लिए ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होता है बच्चों, सर उल्टा का क्या मतलब है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट कम है, तो सही करने के लिए ऐड बैक करो, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट ज़्यादा है, तो सही करने के लिए लेस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड में आ जाती हैं। ये एडजस्टमेंट्स आपको भूलनी नहीं है, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स मैंने पहले भी पढ़ाई हुई हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो एक बार इनको अच्छे से देख लो, लर्न कर लो, समझ लो, और अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यही एडजस्टमेंट्स होती है जो हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ठीक है। डन कर लो फटाफट से, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
डन सर। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ साथ ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सीख लो, क्योंकि उसमें भी सेम चलता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब आगे क्या होगा सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। वेट्स बच्चों हमेशा गिवन होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे वेट्स गिवन होंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट में चलता है, इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। आई गेस ये क्लियर होगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूं। देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, लिखा हुआ है A, B are partners in a firm sharing profits and losses equally. They agree to admit C for equal share. अब देखो C बिजनेस में आ रहा है। For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profits of the last 5 years. देखो सर क्या करना है, कैसे निकालनी है गुडविल, थोड़ी सी ऊपर कर दूंगा मैं क्योंकि नीचे के एडजस्टमेंट फिर दिखेंगे नहीं। 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। तो देखो आ जाओ भैया आ जाओ, हमारी मदद करो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट का 150%, तो 150 अपॉन 100 कर देंगे, 150% है, और एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। अब 5 साल का प्रॉफिट कौन कौन सा है बच्चों, ये हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कभी भी एडजस्टमेंट्स हो ना बच्चों तो आप एक टेबल बना लिया करो जिसको बोलेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के बाद वाले प्रॉफिट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो 5 सालों के दिए हुए हैं। सर कौन कौन से 5 साल हैं, 31 मार्च 19, 18, 17, 31 मार्च 19, 18, 17, 16, 15, 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस कौन कौन से दिए हुए, 40, 60, 1 लाख, 40, 60, 1 लाख। उसके बाद बच्चों आपके पास 20,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस है, तो इसको नेगेटिव में लिखना है, नेगेटिव में ऐसे शो करते हैं, ठीक है। 1,50,000 का प्रॉफिट है तो उसको ऐसे दिखा दिया, सिंपल, सही हो गया सर। इसके बाद क्या है बच्चों, अब इसके बाद आप चेक करो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी इस वाले साल में, एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख का एसेट था जिसकी आज बुक वैल्यू 150 हो चुकी थी, यानी आज वो 150,000 का था। इट वॉज सोल्ड फॉर 1,24,000। बच्चों इस साल में हमने एक एसेट बेचा है जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं, एक 50 वाला एसेट एक 24 में बेच दिया, तो 26,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मली एसेट बेचना हमारा काम नहीं है यार, इस साल बेचा हमने तो एक एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसने प्रॉफिट को एबनॉर्मली कम कर दिया होगा, गुडविल गलत आएगी, तो ठीक करने के लिए ऐड बैक करना चाहिए। अपनी कॉपी में चेक करो, मैंने एबनॉर्मल लॉस ऐड करवाया है, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे बच्चों एबनॉर्मल लॉस 2016 में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, एक 50 वाला एक 24 में बेटा, तो एक यहाँ पर हमारे पास 26,000 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस है, वो ऐड कर दो। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 17 तो इसमें होगा। देखो बच्चों 31 मार्च 17 को खत्म हो गया ये साल, ये 31 मार्च 17 को खत्म हो गया,
तो अप्रैल 17 तो इस वाले ईयर में आएगा ना। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें एडजस्ट कराएंगे नहीं, ये मार्च में खत्म हो गया बेटा, अप्रैल 17 यहां से चालू होगा। 2 कंप्यूटर खरीदे थे, चलो अब दिमाग लगाना, कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर एसेट है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, ठीक है। हुआ क्या है, दे वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चे में डाल दिया। अगर खर्चे में डाल दिया तो अननेसेसरीली खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, बिना बात खर्चा था ही नहीं, प्रॉफिट वैसे ही कम हो गया। तो सही करने के लिए क्या करूं, वापस से जोड़ूं, क्योंकि खर्चा नहीं था तो ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू रेवेन्यू। गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया, तो ऐड करो कितना, 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख, दोनों 1 लाख रुपए के थे। लो सर, पहले तो हमने इसको ऐड करा, खर्चे से हट गया, इसका मतलब एसेट्स में चला गया, एसेट्स में चला गया तो बेटा अब इस पे डेप लगेगा, तो डेप्रिसिएशन लेस होगा, मैंने लिखवा दिया आपको, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। यहाँ पे सबसे पहले कितना परसेंट, 20% लगाना है, 1 अप्रैल को लिया था तो पूरे साल का लगेगा 20% बच्चों, 1 लाख पे 20%, 20,000 तो यहाँ से माइनस होगा। सर अगले साल भी लगेगा क्या, हाँ जी। अब बेटा गलती आज सुधार रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन तो अगले साल भी लगना चाहिए। गुडविल के लिए यहाँ पे भी तो नहीं लिखा गया ना, तो लिखना तो पड़ेगा। अब अगर SLM होता, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सेम 20 लग जाता। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, 1 लाख माइनस 20,000, 80,000, 80 पे लगेगा, 80 का 20% कितना होता है, 16,000 रुपए का यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, ये माइनस होगा। अब आपके पास प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएंगे। तो पहले साल का तो वही सेम आया 40,000, दूसरे साल का 60 प्लस 26 86, ये सेम आया 1 लाख। ये 20 से अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 लाख प्लस का है, 40,000 माइनस का है, तो 60,000 प्लस का आ जाएगा। 150 में से 16 जाएगा, 134 आ जाएगा। लो सर, तो सर अब इनका एवरेज करेंगे, हाँ जी, 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 डिवाइडेड बाय 5। मेरा कैलकुलेटर सामने रखा है, बताओ सर जल्दी से फटाफट से कितना आ जाएगा। एक तो शू शू ठंड इतनी ज़्यादा है बेटा, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। 1,60,000 134,000 डिवाइडेड बाय, दोबारा करने पड़ेगा, 40,000, 86,000, 1,60,000, 134,000 डिवाइडेड बाय 5, 84,000 आ रहा है। 84,000 इंटू 1.5, 1.5 आ जाएगा। 84,000 इंटू 1.5 कितना बैठेगा, 1,26,000 का गुडविल आ गया। 1,26,000 रुपीज का बच्चों गुडविल आ गया। देखो इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। समझ में आया कैसे एडजस्टमेंट से एडजस्ट करनी है, क्लियर हुआ। सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, उसके बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, वही आएंगी जो भी है, ठीक है। डन है, उनको अच्छे से करना। डन सर, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया। देखो एक और इसी तरीके का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, A and B are partners sharing profits and losses, किस रेशो में, 3:2 में। They agreed to take C into the partnership for 1/3. They for this purpose goodwill is to be valued at 2-year purchase. इस बार 2-year purchase है बच्चों, इस बार क्या है, देखो इस बार है गुडविल is to be valued at 2-year purchase of एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। पिछले 4 साल के प्रॉफिट ये रहे, 1 2 3 4। एडजस्टमेंट क्या है, ऑन 1 अप्रैल अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। देखो फिर से एक मोटर बाइक खरीदी गई है, एसेट में जाना था। कौन सी डेट पे, 1 अप्रैल 16,
तो 31 मार्च 16 के बाद यानी इस ईयर में होगा। हमने एक मोटर बाइक खरीदी 50,000 की और गलती से ट्रेवल में डाल दिया, फिर से खर्चा बढ़ा दिया, है ना, जो खर्चा था ही नहीं। तो सही करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ पे 50,000 यहाँ पे ऐड करोगे, और जिस पे डेप्रिसिएशन 20% लगा हुआ था ये ऐड हुआ है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा, यहाँ माइनस कर लेना 20%, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके कर लेना, और वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। निकाल लोगे? दिस इज योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है ना। देखो 1 अप्रैल पे मोटर बाइक खरीदी थी, सही है, 50,000 की जो गलती से ट्रैवल में डाल दी थी, तो बिना बात का खर्चा बुक किया आपने, उसको हटाओ तो प्लस करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो, 20% डेप लगना है। 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, सही प्रॉफिट आ जाएगा, फिर गुडविल निकाल देना। डन डन सर, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल ये है, देखो बढ़िया सवाल। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर इस बार जो आपको काम करना है ना वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे करना है, ठीक है। 2 ईयर परचेज ऑफ, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। वेट्स कैसे देने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं, ठीक है सर, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। ओके चलो यहीं पे करें, आओ। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है हमने, तो क्या है इस बार हमारे पास क्वेश्चन, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट सही करने पड़ेंगे ना, प्रॉफिट सही करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो 5 साल के प्रॉफिट, तो कैलकुलेशन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स, है ना। 5 साल के प्रॉफिट्स दिए मैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर कौन कौन से हैं, ये था 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19, 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19, ये दिए में हमें, ठीक है। कितने कितने दिए हुए हैं बच्चों, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितने कितने दिए हुए हैं, 36, 170, 190, 36, 170, 190, 2,03,50, 36, 170, 190, 2,03,50, हाँ जी 2,03,50। चलो सर अब आ जाता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये मैंने प्रॉफिट्स लिख दिए, ठीक है। जब बुक्स की स्क्रूटिनी हुई तो कुछ चीज़ें रिवील हुई। क्या, सबसे पहले लिखा हुआ है 31 मार्च 15 में एक एबनॉर्मल लॉस है 50,000 रुपये का, ठीक है। 31 मार्च 15 में एक एबनॉर्मल लॉस है 50,000 रुपये का, तो वो ऐड कर दो, ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपये का, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, डन हो गया सर। उसके बाद क्या है, ये तो आसान था। एबनॉर्मल गेन है 30,000 रुपये का 31 मार्च 16 में, 30,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन है, तो उसको लेस कर दो, ये लेस होगा। एबनॉर्मल गेन बच्चों प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो उसको हम हटाते हैं। चलो सर ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, एबनॉर्मल गेन लेस हो गया। उसके बाद क्या है, रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट। एक रिपेयर कराया गाड़ी में, रिपेयर का क्या मतलब होता है, खर्चा, 40,000 का हुआ, वो गलती से व्हीकल में लिख दिया ऑन 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18 बच्चों मार्च 18 से पहले आएगा, है ना। तो यानी इस वाले साल का काम है, 4th ईयर का काम है, मार्च 18 से पहले ही तो आएगा जनवरी 18। तो रिपेयर कराया था एक गाड़ी में 40,000 रुपए का, वो गलती से व्हीकल में लिख दिया,
अब देखो क्या मिस्टेक हुई है, ये रिवर्स है, रिपेयर कराई थी, खर्चा था, खर्चे में नहीं लिखा, व्हीकल में लिख दिया तो एसेट बना दिया, खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो सही करने के लिए लेस करना चाहिए। लेस करो इसको, 40,000 रुपए को सबसे पहले तो हम लेस करेंगे। इस साल का काम है, जनवरी 18 यहीं पे होगा। 40,000 हम सबसे पहले लेस करेंगे। सर हम करेंगे लेस, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल, गलती से एसेट में लिख दिया तो खर्चा नहीं लिखा ना बेटा, खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया, सही करने के लिए माइनस करना पड़ता है। ओके, इस पे डेप भी लगा होगा, फिर जब आपने उसको गलती से व्हीकल में लिख ही दिया है तो उस पर आपने डेप भी लगाया होगा। कितना डेप लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया था 10% SLM, 10% के हिसाब से आपने इस पे डेप लगाया, 10% के हिसाब से डेप लगाया तो आपने माइनस करा हुआ होगा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करता है, बट वो तो यार एसेट था ही नहीं ना, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। ये हमेशा साथ में चलते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट मैंने तुम्हें पहले भी बताया, याद रखना ये वाले साथ चलेंगे। 40,000 रुपए पे SLM है ना, तो पूरे साल का 4,000 बैठता है, 3 महीने का 1,000 ही बैठेगा। सर 3 महीने का क्यों लग रहा है बच्चों, जनवरी में लिया था ना, 1 जनवरी, ठीक है, अगले साल 4,000 ही बैठेगा। SLM है 40,000 पे 10% 4,000 बैठता है, इस साल 1,000 इसलिए लगा क्योंकि 3 महीने का लगना था बस। डन सर, समझ गए। देखो डेप्रिसिएशन जो था ये 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, ओके सही हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 का कम है 50,000 रुपए से, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 का कम है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 50,000, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 50,000 कम है तो प्रॉफिट भी कम हो गया, सही करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, 50,000 प्लस करोगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड अगर होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी कम है, तो सही करने के लिए ऐड बैक करना पड़ता है। ओके ये देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट भी कम है, तो सही करने के लिए ऐड बैक करो। ओके डन सर। सर अब एक बात जो बच्चे भूल जाते हैं, जो गलती करके आते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, प्लीज समझो बच्चों। अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत लिखा गया है ना, तो उसके अगले साल का ओपनिंग भी गलत लिखा गया। सर क्यों, क्योंकि क्लोजिंग से ही तो ओपनिंग पे बैलेंस ट्रांसफर होता है। तो अगर किसी साल का बच्चों गलती से आपने क्लोजिंग गलत लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आपने अगले साल का ओपनिंग भी गलत लिख दिया है। तो सर उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू हो गया। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसको कम करो, अगले साल आपको लेस करना पड़ेगा। ध्यान रखना क्लोजिंग का ओपनिंग पे प्रभाव होता है, ओपनिंग का क्लोजिंग पे कुछ नहीं होता। मैंने क्या बोला, अपने पास लिख लो, क्लोजिंग का ओपनिंग पे इंपैक्ट होता है, ओपनिंग का क्लोजिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग गलत लिखा गया ना, तो अगले साल ओपनिंग भी गलत लिखा गया। लेकिन अगर ये ओपनिंग होता तो फिर मैं कुछ और नहीं कर रहा था एक्स्ट्रा, राइट। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। बस अब हो गया सर हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस सीधा सीधा प्रॉफिट्स निकालेंगे। 50 और 36 86, तो ये हो गया। 170 में से 30 जाएगा तो 140, ये हो गया। ये 190 ही रहा, इसमें काफ़ी काम है। 2 लाख प्लस का था, एक डेप्रिसिएशन ऐड किया 1,000, एक क्लोजिंग स्टॉक तो 251, 251 में से 40,000 चले गए तो 211, ठीक है। यहाँ पे 350 माइनस 50 3 लाख प्लस 4,000, 3 लाख 4,000 ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके वेट्स कितने थे, ये तो प्रॉफिट्स आ गए, इनटू वेट्स, वेट्स कितने थे 1 2 3 4 5, ये वेट्स थे। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 86 इंटू 1 86, 140 इंटू 2 280, 190 इंटू 3, बस इतना ही आती है हमें टेबल। सर आपको टेबल नहीं आती, इतने बड़े हो गए हो। नहीं बच्चों,
570, 2 11 इंटू 4 844, 3,04,000 इंटू 5 15,20,000। किसी और का मजाक बनाने से अच्छा मैंने सीखा है अपना मजाक बना लो। किसी और पे हंसने से अच्छा है खुद पे हंस लो, किसी और का दिल नहीं दुखेगा एटलीस्ट, है ना। तो जीवन में ध्यान रखना, कभी किसी और का मजाक मत बनाना। एंटरटेनमेंट चाहिए तो अपने ऊपर हंस लेना, टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है। देखो सर, ये आ गए सर। अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या सीखा था? सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स के लिए इन सबका सम करना पड़ेगा। सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स के लिए बच्चों इन सबका सम करना पड़ेगा। करो इन सबका सम। 86,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,70,000 प्लस 8,44,000 प्लस 15,20,000, 33 लाख आ गया। 33 लाख। तो यहां पे हम रख देंगे 33 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स का मतलब इसका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा? 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। 33 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 33 लाख डिवाइडेड बाय 15, 2,20,000। 2,20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको यहां रख दो। 2,20,000 इंटू 2, 4,40,000। 2 ईयर परचेज था ना? क्या ये 2 ईयर परचेज था? ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। यस, डन हो गया सर। तो देखो ये आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ठीक हो गया बेटा, सही हो गया। तो दिस इज हाउ हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करते हैं। कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो प्लीज आप लोग ठीक कर लेना। कॉन्सेप्ट मेनली मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी क्लियर हो गया सर। हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हमें करना आ गया। हमें बेसिक एवरेज प्रॉफिट भी करना आ गया। एवरेज प्रॉफिट का भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, बस एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना, ठीक है। आओ अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालो जल्दी से, आजा यार। बोर्ड को भी ठंड लग गई है बेटा, इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है। सुपर प्रॉफिट मेथड। सर व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड? बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फिर से गिवन होगा। सुपर का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल से ज्यादा कमाना, कि एक नॉर्मल फर्म कितना कमाती और आप कितना कमा रहे हो। तो अगर आप नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हो ना, तो हम बोलेंगे कि आप सुपर कमा रहे हो। तो सुपर का क्या मतलब होता है? नॉर्मल से ज्यादा कमाना। तो कैसे लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट, प्लीज फुल फॉर्म लिखना। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट तो आप जान गए कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी आपने कैपिटल लगाया हुआ है। कैपिटल निकालने के दो तरीके हैं अगर गिवन नहीं है तो। एक तो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उसका सम करो, माइनस कर दो लाइबिलिटीज। दूसरा है टोटल ऑफ कैपिटल्स, जितने भी आपके कैपिटल्स हैं वो, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब अगर कोई रिजर्व वगैरह दिया हुआ है, सरप्लस का मतलब कोई P&L का बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी जोड़ लेना, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो, या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम NRR बोलते हैं, अपॉन 100। तो फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ये हमेशा गिवन होगा, ओके।
ये मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले नोट कर लो। हो गया सर, फॉर्मूला क्लियर हो गया, लिख लिया? हाँ जी सर। आइए देखो क्या लिखा हुआ है। A firm earned net profit during the last 7 years as follows। पिछले 7 साल में एक फर्म ने इतना इतना प्रॉफिट बनाया है। सर कितना कितना प्रॉफिट बनाया है? देखो 20,000 का प्रॉफिट, 70,000 का लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। 7 साल में ये है। ओके, आगे लिखा हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कितना है? 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको बोल रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5, ये फॉर्मूला चल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी एवरेज कर लेंगे इनका। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 12 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसका मतलब कोई भी नॉर्मल फर्म 12 लाख लगा के 1,20,000 रुपए कमाता है ना, जितना पैसा आपने लगाया हुआ है। अगर कोई भी नॉर्मल फर्म उतना ही पैसा लगाती तो 1,20 कमाती। आपने कितना कमाया है? एवरेज कर लो अपने प्रॉफिट्स का पिछले 7 सालों का। सर एवरेज कैसे करेंगे? एवरेज नहीं आता तो मैं करना नालायक हो। 20,000 का प्रॉफिट माइनस 70,000 का लॉस माइनस 40,000 का लॉस प्लस 250 का प्रॉफिट प्लस 270 का प्रॉफिट प्लस 3 लाख का प्रॉफिट प्लस 320 का प्रॉफिट, 10,50,000। तो ये तो आ गया 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7। 7 साल का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, 1,50,000। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि कोई भी नॉर्मल फर्म तो 1,20 कमा रही है, हम 1,50 कमा रहे हैं, तो हम कितना सुपर कमा रहे हैं? 30,000 रुपीज सुपर कमा रहे हैं। अभी 30,000 सुपर क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। 30,000 इंटू 2.5, 75,000 गुडविल का वैल्यू आ गया। 30,000 इंटू 2.5, 75,000 गुडविल का वैल्यू आ गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5 क्या था? ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला? एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, और एवरेज आपको निकालना आता है। डन है सर, समझ में आ गया? हाँ जी सर, बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो जी, इसके बाद क्या है? देखो इसके बाद फिर से ऐसा ही सवाल है। इस बार क्या करना है देखो, बड़े ध्यान से देखो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख है। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो सर, सर गुडविल कैसे निकल रही है? सुपर प्रॉफिट इंटू 4 से निकल रही है। पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 4 से निकल रही है। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है ना, गुडविल पता है। गुडविल कितनी है? 1 लाख। सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000 का सुपर प्रॉफिट होगा। डन सर, समझ में आ गया, हमें 25,000 का सुपर प्रॉफिट होगा, है ना। अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 25 है, एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। तो क्या हम यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 80 माइनस 25, 80 माइनस 25, 55 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। 55,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया।
ठीक है, मुझे निकालना क्या है, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू NRR अपॉन 100। ठीक है, अब बताओ जरा फटाफट से, नॉर्मल कितना है 55,000 इज इक्वल टू कैपिटल इंटू NRR कितना है 10 अपॉन 100, तो 0 से 0 खत्म, ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल इज इक्वल टू 5,50,000 आ गया। कई बार ऐसा सवाल भी आ जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया बेटा एग्जाम में। तो कैपिटल कितना आ गया 5,50,000, सीधा सीधा आंसर। ओके डन सर। जरूरी नहीं है कि सिंपल गुडविल ही पूछेगा, ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है। तो मैंने सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, फिर मैंने रखा सुपर कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, वहां से नॉर्मल निकाल लिया, फिर नॉर्मल का फॉर्मूला लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। सही हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। इसके बाद क्या है सर, कैलकुलेट गुडविल ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आ जाओ, अब आपको बस लास्ट मेथड बचा कैपिटलाइजेशन, उसके फॉर्मूलाज लिखवा दूं एंड काम डन है। लिखो बच्चों, चल जाए यार, रुक जाऊं, थक गए हो आप, रुक जाऊं, आ जाओ, आजा यार, आजा 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 आजा, चलो। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसका फॉर्मूलाज लिखो बच्चों। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और यहां से गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। यहां से तो सिंपल है। ओके, अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता है कैसे निकलता है, अभी पीछे देखा ना कैपिटल एम्प्लॉयड या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस रिजर्व। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, ये निकलती है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। जल्दी से ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और वहां पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। डन सर, समझ गए। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटीज दी हुई हैं। तो अगर मैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटी 970 माइनस 4 लाख, 570 का तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखो कितनी आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR कितना है 10%, 7,20,000। 7,20,000 का ये आ गया बच्चों, सीधा आपका गुडविल आ गया। 570 से 720, 150 का गुडविल। देखो ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड में ना हम कैपिटल्स कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि अगर 72,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो 72,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए एक नॉर्मल फर्म का कितना पैसा लगता और आपका कितना पैसा लगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, देखो क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो एक नॉर्मल फर्म को 72 कमाने के लिए 7,20,000 लगाने पड़ते ना, तो एक नॉर्मल फर्म को तो लगाने पड़ते 7,20,000, राइट। और आपने ये पैसा, यही 72,000 कितना पैसा लगा के कमा लिया, सिर्फ और सिर्फ 5,70,000। तो आप इतना ही प्रॉफिट कम कैपिटल लगा के कमा पा रहे हो ना। ये क्यों कमा रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ योर गुडविल। समझे। तो गुडविल कैसे निकलता है इस मेथड से, सिंपली हम ये देखते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया और एक नॉर्मल फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ता। जो नॉर्मल फर्म को लगाना पड़ता उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं, जो आपने लगाया है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं।
डन सर, आ गया समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद क्या होता है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल सेम यही है, बस अब सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो इसके अंदर क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 970 माइनस 4 लाख, 570 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 इंटू 10%, तो 57,000 का हो गया हमारे पास। तो सुपर प्रॉफिट कितना बना रहे हो आप, 15,000 का बना रहे हो, 15,000 का सुपर प्रॉफिट बना रहे हो, उसको यहाँ रख दो। 15,000 इंटू 100 अपॉन 10, 1,50,000 का गुडविल आ गया। सही हो गया बच्चों। तो दिस इज हाउ हम लोग अलग अलग फॉर्मूला से, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, हम गुडविल के क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आप लोगों को गुडविल के सारे ही मेथड्स करा दिए। आज आपका होमवर्क क्या है, अपनी किताब खोलो, चाहे आप डीके खोलो, चाहे आप टीएस खोलो, चाहे आप कोई और तीसरी ऑथर की किताब खोलो, जाओ जाके गुडविल के चैप्टर निकालो। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं रेंडमली 3 के टेबल वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लो, 3, 6, 9, 12, 15, 18 गुडविल के जितने इतने क्वेश्चंस हैं, देखो आपके सारे हो जाएंगे। सारे फॉर्मूलाज करा दिए, सब समझा दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। आज काफी इंपॉर्टेंट रहा। कमेंट में लिखना मत भूलना, सर डे 5 डन, जस्ट 16 मोर लेफ्ट, राइट। मिलता हूं मैं आप लोग को बहुत जल्द, थोड़ी देर में एक होगी वीडियो के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।